लाइट है ना? चलिए, हाँ, बैठिए। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। बैठिए। उसको बंद कर दीजिए, गेटवा बंद करता दीजिए। बंद करो ना गेटवा। जाना है क्या? हाँ, चलिए, शांत हो जाइए। हो गया शांत आप लोग? चले हम लोग आगे। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे किसके बारे में पढ़े थे? क्लाइव के बारे में पढ़े थे, हेस्टिंग्स के बारे में पढ़े थे, कॉर्नवालिस के बारे में पढ़े थे। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने जो अगला टॉपिक है हमारा। जैसे हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़े थे। कोई बता सकता है व्यक्ति कि क्लाइव की मतलब लाई कोई मुख्य पॉलिसी क्या थी? ऐसा कौन सा पॉलिसी था जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था और संपूर्ण भारत में वो पॉलिसी काफी खतरनाक लेवल से साबित हुआ था? क्या था? रॉलेट एक्ट, द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। जब भी ये रॉबर्ट क्लाइव की बात आएगी, आपको क्या याद रखना है? द्वैध शासन प्रणाली याद रखना है। ठीक है, मतलब इसने क्या किया था कि शासन को दो भाग में बांट दिया था। ठीक है, एक दे दिया था भारत के स्थानीय राजा को और एक अपने पास रख लिया था। मतलब आप और मतलब शासन चलेगा दो लोगों के मर्जी से। एक शासन चलेगा किसके मर्जी से? तो जो वहां का राजा होगा, और दूसरा चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्जी। ठीक है, आइए उसके बाद हेस्टिंग्स के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ बातें हम लोग किए थे। ठीक है, इसने क्या किया था? तो द्वैध शासन को ही समाप्त कर दिया था। जो ये लाया था वो इसको ये समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद एक 1784 में लाया गया था क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। एशियन सोसाइटी भी आया था, संगठन वो भी बनी थी, और पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के तहत फिर से द्वैध शासन प्रणाली लाया गया। एक द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लाया था, जिसमें ये क्या किया था कि वहां के स्थानीय शासक को मतलब दो भाग में बांट दिया था। एक जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी के शासन व्यवस्था को दो भाग में बांट दिया गया। एक कहा गया कि जो व्यापार करने के लिए रहेगा, और एक होगा जो शासन करने के लिए रहेगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति को अगर व्यापार और शासन दोनों दे दिया जाता था तो वो ढंग से इस चीज को चला नहीं पा रहा था। और आपको पता होगा कि अंग्रेज भारत किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। वो तो उनको गलती से शासन व्यवस्था मिल गया। ठीक है, उनको लगा कि ये चीजें जो है वो गलती से यहां मिल रही है। ठीक है, तो इसका भी लाभ उठा लेना चाहिए। क्या? जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं किसी सामान के लिए। ठीक है, मान लीजिए दुकान में गए आलू के लिए, 1 केजी आपको आलू लेना है। ठीक है, गलती से दुकानदार जो है आपको 1 केजी आलू दिया और साथ ही साथ ठीक है 1 केजी प्याज भी जोख के दे दिया। अब बुड़बक है कि ना लेंगे? लेंगे, चुपचाप झोला में डालेंगे, चल देंगे वहां से। क्या? अरे यही होता ही है। अगर आप इतना अभी नहीं कर रहे हैं तो इस संसार में आप मूर्ख माने जाएंगे। हालांकि मानवता के दृष्टि से वो गलत है, लेकिन संसार के दृष्टि से आप मूर्ख माने जाएंगे। समझे? तो अंग्रेज मूर्ख था नहीं, मानवता गया। ठीक है, ये था ये अंग्रेज कौन? तो ये दुनिया के हिसाब से चलता था। आलू खरीदने आया, इसको प्याज मिला तो साथ साथ वो लेके चल गया, नहीं छोड़ा। तो ये आया था व्यापार करने। और जब भारत की शासन व्यवस्था इसके हाथ लगती है तो मस्त मौला व्यापार करता है। ठीक है, और व्यापार करने के साथ साथ भारत के मैक्सिमम क्षेत्र पर अपनी शासन स्थापित कर लेता है। तो वो तो अपनी अधिकारी भेजे हुआ था व्यापार करने के लिए। अब यहाँ तो राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए दूसरे अधिकारी आएंगे। तो इसीलिए 1784 में इसके
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दो पार्ट में बांट दिया गया और एक अधिकारी को सौंप दिया गया व्यापार करने के लिए और दूसरे अधिकारी को सौंप दिया गया शासन चलाने के लिए, राजा बनने के लिए। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाके ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वैध शासन में बांट दिया। तो जब आप पूरा के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो वहां आप देखेंगे क्या कि एक जगह नहीं 4 से 5 जगह द्वैध शासन व्यवस्था आया है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है, तो कंफ्यूजन तब दूर होगा जब आप मल्टीपल टाइम इस चीज को रिवीजन करेंगे और जो बता रहे हैं थोड़ा सा ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लाया था तो ये बंगाल के शासन व्यवस्था को बांटे हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को बांटा था। फिर इसके बाद 1919 में द्वैध शासन प्रणाली लाया जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा कि राज्य के किसी भी राज्य के शासन को दो भाग में बांटा जाएगा। जैसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार के शासन में एक मुख्यमंत्री होता है जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं और एक विधान परिषद होता है। जैसे एक आप मुख्यमंत्री मान लीजिए और एक राज्यपाल मान लीजिए। राज्यपाल डायरेक्ट केंद्र का अधिकारी होता है और मुख्यमंत्री वो हम आम जनताओं का अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री जो है उसको हम लोग चुने रहते हैं, ठीक है, और जो राज्यपाल होता है उसको डायरेक्ट राष्ट्रपति उठा के भेज देता है। तो दो प्रकार के शासन चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही दो शासन व्यवस्था राज्यों में लागू किया गया था 1919 में। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था तो इसको लागू किया गया था। उसके बाद में फिर एक बार आता है 1935 में द्वैध शासन। उसमें क्या किया गया कि एक शासन व्यवस्था केंद्र में और एक शासन व्यवस्था राज्य में, ठीक है। जैसे आज की प्रणाली है, आज क्या है कि केंद्र में एक शासन होता है जो प्रधानमंत्री होता है और राज्य में भी एक शासन व्यवस्था होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अनुसार ही चलता है, उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है। संविधान जो नियम हमें बताए हैं उस नियम के आधार पर यह चलता है। तो ऐसे 3 से 4 जगह आपको द्वैध शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात किए थे कर्नवालिस के बारे में। किसके बारे में? कर्नवालिस के बारे में। कर्नवालिस के जीवन की एक मुख्य घटना क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। इसी का दूसरा नाम क्या है? अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? सूर्यास्त का नियम, चलो कह सकते हैं। और दूसरा बताइए? सूर्यास्त का नियम। और भी एक था जमींदारी व्यवस्था। क्या था? इसी को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि पहले कुछ लोग जमींदार हुआ करते थे और वही जमींदारी का प्रकोप है कि आज भी किसी किसी के पास देखिएगा कि पूरा के पूरा गांव का जमीन एक ही व्यक्ति के पास होता है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उतना जमीन वो कमा खटा के लिखाया है, नहीं। वो सारी की सारी चीजें जो है वो, ठीक है, ज्यादा चांस ऐसा है, ऐसा नहीं कह रहे कि सब जो है वो उसी तरीके से आया होगा, लेकिन ज्यादा चांसेज है कि वो जमीन जो है उसको कहां से, अंग्रेजों से जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत मिली थी। या फिर होता क्या था कि गांव में जो किसान होते थे वो किसान क्या करते थे कि अब किसी भी काम के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो अपनी जमीन जो है वो गांव के जमींदार के पास गिरवी रख देते थे, ठीक है। यहां तक कि, ठीक है, 100 ग्राम चिवड़ा के लिए भी लोग जमीन गिरवी रख देता था, 1 गिलास सतुआ के लिए भी जमीन गिरवी रख दिया जाता था, ठीक है। और जो उस समय पर थोड़ा सा 420 टाइप के जो भी मतलब जमींदार थे वहां पर उस समय पर, वो तो भयंकर लेवल से जमीन मतलब कि लोगों का लूट लिया था, ठीक है। सतुआ पिया पिया के जितना गांव के लोग था सबका जमीन लिख लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर कुछ भी नहीं हो, जैसे मान लीजिए हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई, ठीक है, हमें पानी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में पानी चाहिए और हमारे पास पानी ना हो, कोई सामने से 1 गिलास पानी लेके आए और पता चले कि हमारे पास उस समय पर 50,000 रुपए कैश है, ठीक है। हम उससे जाके बोले कि बोलो 1 गिलास पानी का कितना पैसा लेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे देख रहा है, समझ रहा है कि वो इसके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा, हम बोल दें कि 50,000 रुपया है, हम तुमको 5,000 रुपया दे देंगे। वो बोला कि नहीं, 1 गिलास पानी का तुमको 50,000 रुपया लगेगा और हमें भयंकर प्यास लगी हुई है। अब बताइए हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उस 1 गिलास पानी के लिए हमको 50,000 पे करना पड़ेगा। ऐसी ही सिचुएशन आती थी उस समय किसानों के सामने, ठीक है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता था जिस वजह से उनको पैसे की आवश्यकता होती थी और दूसरा वहां पर पैसे का कोई साधन ही नहीं था, तो जमींदार के पास जाते थे, जमीन गिरवी रखते थे, पैसे लेते थे। न उनके पास उतना पैसा होता था कि वो चुकाए और अपना जमीन वापस ले,
ठीक है, तो वो जमीन पूर्ण रूप से किसका हो जाता था? जमींदारों का हो जाता था। ऐसा ही एक कहानी है सिकंदर से। ठीक है, सिकंदर के बारे में ठीक है एक व्यक्ति बताता है कि सिकंदर से पूछा एक साधु जाके कि तुम इतना बड़ा मतलब साम्राज्य के हो, पूरे विश्व विजेता हो, तुम अपने साम्राज्य का क्या कीमत लगाओगे? ठीक है, तो सिकंदर बोला ठीक है कि बहुत सारे मतलब कीमत है हमारे साम्राज्य के, पूरा विश्व तो हमारा ही है। ठीक है, तो ये साधु पूछता है कि तुम अपना साम्राज्य बेचोगे कितना में? ठीक है, तो कहता है कि काहे हम अपना साम्राज्य बेचेंगे, बेचेंगे तो बहुत आमदनी लेंगे। तो साधु वही एग्जाम्पल देता है एक गिलास पानी वाला। कहता है कि तुमको बहुत भयंकर प्यास लगी हो, मेरे पास एक गिलास पानी हो, अगर ये पानी अगर तुम्हें पीना हो तो तुम हमें क्या दोगे? तो बोला कि 2-4 गांव लिख देंगे। साधु बोला कि तैयो नहीं देंगे। बोला कि ठीक है पूरा के पूरा एगो देश से लिख देंगे। बोला फिर भी नहीं देंगे। तो बोला कि पूरा के पूरा साम्राज्य लिख देंगे। तो साधु बोले हुआ था कि तुम्हारे पूरे साम्राज्य की वैल्यू कितनी है? एक गिलास पानी। ठीक है, तो किसी भी चीज का वैल्यू जो है ना सिचुएशन पे तय करता है। हमारे और आपके जीवन में जो जो चीजें हैं, ठीक है, माता पिता से लेके, भाई बहन से लेके, रिश्तेदार से लेके, या फिर अन्य जो भी चीजें हमारे जीवन में है, इस सब की वैल्यू किस लेवल पे होती है? सिचुएशन के आधार पर। हमारे पास सिचुएशन जैसा होगा उस चीज की वैल्यू वैसी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ठीक है एक टीचर है, ठीक है, अभी आप हमारे पास पढ़ने आए हैं, हाल फिलहाल में मान लीजिए कि आप पढ़ना शुरू किए हैं कंपटीशन की दुनिया में, तो अभी आपको बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। इस सत्य बात है, क्योंकि हम भी जब शुरू किए थे तो कंपटीशन शुरू करने के 1-2 साल तक तो ऐसे ही टंडैली किए थे, मजा ही नहीं आता था पढ़ने में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमको फील होने लगा कि नहीं अब हमारे लिए जॉब जरूरी है, अब अगर हम नहीं पढ़े तो फिर समस्या शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद घर से भी जो ऐसा होता है ना कि ये मतलब कुछ खर्चे उर्चे मिलने कम हो जाते हैं। अब क्या किया जाएगा, वहां पर खर्चा चलाना तो पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ हाथ पैर इधर उधर मारना शुरू होगा और उसके बाद लोग पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी हमारे टीचर थे, पहले भी वही पढ़ाते थे, कुछ नहीं समझ में आता था, बाद में भी वही पढ़ाए, सब कुछ समझ में आया। क्यों? सिचुएशन के कारण, क्योंकि अब हमारी सिचुएशन बदल चुकी थी। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी चीजें किस आधार पे एग्जिस्ट करती है? सिचुएशन के आधार पे। तो हर चीज का वैल्यू कैसे होता है? सिचुएशन के आधार पे। ठीक है, तो जमींदार जो लोग थे उस समय पर किसानों का सिचुएशन का फायदा उठा के और उनसे सारी की सारी चीजें जो है ये पूर्ण रूप से ले लिए थे, और बाद में ठीक है ये लोग कहते हैं कि किसान जो था ये गरीब है, ठीक है, ये है वो है, कुछ नहीं है। चलिए, इसमें हम लोग कर्नवालिस तक बात किए हुए थे। हम लोग कर्नवालिस के बारे में बात किए थे कि कर्नवालिस जो था, कर्नवालिस ने ही लाया था पुलिस वाला व्यवस्था। ठीक है, इसको ये नागरिक संहिता का जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि इसने नागरिकों के लिए ठीक ठाक कुछ काम किया था, पुलिस व्यवस्था लाया था। आज जो आप जगह जगह पे थाना देखते हैं, ठीक है, ये थाने आपको कहां से मिलती है? ये कर्नवालिस का देन है। इससे पहले भी पुलिस था, जैसे आप प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो जैसे मौर्य वंश का शासन था, गुप्त वंश का शासक था, तो उस समय भी पुलिस व्यवस्था थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था को राक्षीन कहा जाता था उस समय पर। ठीक है, राक्षीन, राक्षस से जोड़ के याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो राक्षीन कहा जाता था, और यही पुलिस व्यवस्था बाद में यहां भी आया। लेकिन उस समय क्या होता था कि पुलिस व्यवस्था राजा के कंट्रोल में होता था और उसकी कोई अस्थायी जगह नहीं होती थी। लेकिन अब क्या किया गया कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मतलब प्रखंड में एक थाना का निर्माण कर दिया गया और वहां पर स्पेशल जो है कुछ पुलिस को तैनात कर दिया गया। तो ये काम कौन किया था? तो ये काम किया था कर्नवालिस। ठीक है, तो कर्नवालिस के बारे में कुछ बातें हम लोग बात किए थे। ठीक, नागरिक सेवा के जनक के रूप में इसको जानते हैं। 1793 में इसने क्या लाया था? अस्थायी बंदोबस्त लाया था। अस्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूमि पे लागू हुआ था? 19% पे। कहां कहां लागू हुआ था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बनारस, इन क्षेत्रों में जो है ये अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए ये हो गया हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, अगर मान ले कि हम पूछे कि यहां पर कहां, तो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या लागू हुआ था? तो इस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। ठीक है, तो पूरे देश के लगभग 19% भूभाग पर क्या चल रहा था? अस्थायी व्यवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किसकी दिमाग की उपज थी? ठीक है, तो याद रखेंगे जॉन सोर जो है, इस जॉन सोर ने इस योजना को लॉन्च किया था, अस्थायी बंदोबस्त। तो क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त को लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? वो जॉन सोर। क्लियर है? चलिए,
अब आगे आइए, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे वेलेस्ली के बारे में। ठीक है, वेलेस्ली जो है इसका शासनकाल याद रखिएगा कि 1798 से लेकर 1805 तक इसका शासनकाल था, और इसी के शासनकाल में चौथा मैसूर युद्ध होता है। चौथा मैसूर युद्ध जो होता है किसका किसका बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। तो अंग्रेजों की तरफ से यही वेलेस्ली था और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान था, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, तो ये वेलेस्ली के समय की बात है। वेलेस्ली के जीवन की मुख्य घटना क्या है, इसने कौन सी पॉलिसी लाया था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, तो याद रखेंगे कौन सा? सहायक संधि। सहायक संधि क्या होता है तो याद कीजिएगा, कुछ दिन पहले इसके बारे में आपको बताए थे कि अंग्रेज लोग क्या करता था कि ये कोई दो मित्र है, हाँ, एक दूसरे में ये लोग झगड़ा करा देता। ठीक है, इसको दोनों को लूटना है फिक्स है, कोई बाहर से आ रहा है और इसको दोनों का प्रॉपर्टी चाहिए। बुद्धि लगा लेता था कि कैसे प्रॉपर्टी ले, तो पहले दोनों को लड़वा देता था, किसी एक का सहयोग करके इसको पीट देता था और बाद में जिसका सहयोग किया उसको भी पीट दिया। ठीक है, दोनों का संपत्ति अब अंग्रेजों के पास हो गया। तो ये सहायक संधि वाला कंसेप्ट जो है ये कौन अपनाता था, तो शुरू कौन किया था, तो वेलेस्ली शुरू किया था। लेकिन ये सहायक संधि किसके दिमाग की उपज थी? ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, वो छूट चुका है पीछे वो। ठीक है, ये जो है ये किसके थे, तो डुप्ले। डुप्ले कौन था, तो डुप्ले याद रखिएगा फ्रांस का गवर्नर था। ठीक है, फ्रांस जब भारत में आया था, ठीक है, तो फ्रांस भारत में आया था तो 1750 के आसपास जब चल रहे थे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था, एक चला था 46 से 48, 49 से 53 और 56 से 63। तो ये जो कर्नाटक युद्ध चले थे, तो ये कर्नाटक युद्ध के समय जो था फ्रांस का गवर्नर वो कौन था, तो डुप्ले था। और इसी डुप्ले के दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया था कि हम क्या करेंगे, सहायक संधि कर लेंगे। ठीक है, उसकी सहायता करके उसको मार देंगे, उसकी सहायता करके उसको मार देंगे। तो इसी व्यवस्था को सहायक संधि कहा जाता है। और ये किसके दिमाग में आया था पहली बार, तो डुप्ले। लेकिन पूछे कि भारत में इसको अस्थायी रूप से किसने लागू किया था, तो कौन लागू किया था, ये वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली वो व्यक्ति था जो भारत में इसको अस्थायी रूप से लागू करता है। ठीक है, बाकी किसके दिमाग की उपज थी, तो डुप्ले। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, अगर किसकी दिमाग की उपज पूछ रही है और ऑप्शन में डुप्ले है तो पहले आप इसको टिक करेंगे। अगर डुप्ले नहीं है तो फिर हमारा एक आंसर बचेगा क्या, वेलेस्ली। ठीक है, चलिए, और जब कुछ ना आए तो एक ट्रिक बताए किए हैं, हाँ, 2 उंगली काट के जो जिसमें ज्यादा गड्ढा हो आंसर लगा देना। चलिए, हाँ, ना आए तो इससे अच्छा सच कुछ है नहीं है। अच्छा, जब आपको आइए नहीं रहा है तो फिर क्या बताएं, मारे हैं ना, एकदम सही हुआ होगा, घर जाके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए इधर, हाँ, इधर कंसंट्रेट कीजिए। अब आइए, सहायक संधि के तहत पूछा जाता है कि सहायक संधि जो है इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, सहायक संधि अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन था। ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसने मतलब ये पीटना शुरू किया तो सबसे पहले किसको पीटा था, तो याद रखिएगा सबसे पहले किसको पीटा था, ये हैदराबाद को। तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला जो राज्य था, प्रांत था, वो कौन प्रांत था, वो हैदराबाद। और हैदराबाद के बारे में याद रखिएगा कि भारत में जितने भी देशी रियासत थी, ठीक है, जितने भी देशी रियासत थी, इन देशी रियासतों में सबसे बड़ा देशी रियासत था कौन, तो हैदराबाद। सबसे पहले इसने हैदराबाद को अपने कंट्रोल में लिया। और कब लिया अपने कंट्रोल में, तो 1798 में। अब ना इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे हैदराबाद का नाम दे देगा, मैसूर का नाम दे देगा, मराठा का नाम दे देगा, तंजौर का नाम, अवध का 4-5 को नाम दे देगा, और उसके सामने जो है वो टाइम लिख देगा, कहेगा मिलान कीजिए। या फिर पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, गलत है। अब आपको चुनना रहता है कि इस चारों में से कौन असत्य है। तो इसके लिए आपको क्या करने होंगे, ये याद रख लेने होंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जो है ये वेलेस्ली की सहायक संधि वाला ये भी वीवीआई टॉपिक है ये। ठीक है, यहां से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सब बढ़िया टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सहायक संधि के बारे में आपको याद रखना है। तो पहला राज्य तो कौन सा हो गया, तो 1798 में हैदराबाद। अगर उसके बाद पूछे दूसरा तो याद रखिएगा 1799 में पहले मैसूर को फिर तंजौर को। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर और तीसरा तंजौर। ठीक है, हैदराबाद को 98 में और मैसूर और तंजौर को 99। उसके बाद अवध को 1801 में, मराठा को भी 1801 में।
इस सीरियल है ये। कोई कोई आपको दिखेगा कि दो दो डेट है एक ही का, तो जो पहले लिखा हुआ है समझ जाइएगा कि वो पहले हुआ था। हो सकता है एक आध महीना पहले हुआ हो ये, ठीक है। तो इसी क्रम में आप याद रखिएगा, पहले मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर मराठा, फिर बरार भोसले और फिर उसके बाद सिंधिया। जब हम लोग मराठों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताए थे कि भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1803 में समझौता कर लिया था। एक अर्जन गांव की संधि थी, ठीक, 12 गांव की संधि थी। अब तो याद होगा नहीं आपको। संधि का मतलब, समझौता का मतलब होता है क्या है कि आप समझौता कर रहे हैं तो सामने वाला आपकी बात को क्यों मानेगा? जब तक उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा तभी तो मानेगा ना। मान लिया हम दोनों झगड़ा किए, कोई एक बढ़िया से पीटा गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जिसको बढ़िया से पीट दिया गया वो क्या करेगा? वो समझौता करेगा तो कुछ चीजें उससे ले लेगा, वो तो भरना पड़ेगा उसको। तो समझौता का यही मतलब होता था कि वो दोनों बैठ के आपस में बातचीत करता था, कुछ इसको उससे मिल गया, उसको उससे मिल गया, ठीक है। तो ऐसे संधियां होती थी, ठीक। चलिए, तो ये जो क्षेत्र है याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन, याद कीजिए मेरे साथ, सबसे पहले कौन? हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद, कब? 1798 में। दूसरा कौन? मैसूर, कब? 1799 में। तीसरा कौन? तंजौर, कब? 1799 में। चौथा कौन? कब? 1801 में। पांचवा कौन? कब? 1801 में। छठा बरार एवं भोसले, कब? 1803 में। उसके बाद कब? ठीक है, ऐसे याद करके आइएगा, ठीक है। मतलब जब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना और आपको याद होगा, गजब मजा आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो लगेगा कि कहाँ आ गए, ठीक, वही नींद आने लगेगा आपको, ठीक है। मतलब अजीब अजीब टाइप के ख्याल आने लगेंगे। और जब क्वेश्चन बनेगा ना तो पता नहीं चलेगा कि आपका 1-2 घंटा कैसे बीत गया। जैसे क्या होता है कि जैसे बीपीएससी के एग्जाम था मेरा, इस बार की बात कर रहे हैं, तो गए थे कहाँ, नवादा मेरा सेंटर था, ठीक है, नवादा नहीं, लखीसराय, ठीक है, लखीसराय सेंटर था। तो लखीसराय गए थे हम वहाँ। तो लखीसराय में क्या हुआ था कि 1-2 घंटा पहले ही एंट्री ले लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में जाने के बाद 1-1.5 घंटा उस रूम में हम बैठे थे, हमको हर 10 मिनट के बाद लग रहा था कि चक्कर आ जाएगा, ठीक है, हर 10 मिनट के बाद ऐसा फील हो रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि अनकंफर्टेबल हम वहां फील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मतलब एग्जाम शुरू होता है, उसके बाद 2 घंटा कैसे बीत गया हमें भी पता नहीं चला। और ये एग्जाम तो थोड़े से ठीक ठाक कंफर्टेबल में था कि ठंडी के मौसम में था, वातावरण वहां का बढ़िया था। यूपीएससी का एग्जाम हम दिए थे पिछले साल, ठीक है, जून के महीने में एग्जाम हुआ था, ठीक है, हाँ जून के महीने में। मतलब गर्मी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। पटना में सेंटर था हमारा, और जहां सेंटर था हमारा, ठीक है, उस सेंटर में मतलब जो बड़ा सा हॉल था, ऊपर में करकट था और चौथे फ्लोर पे था वो। एक करकट, चौथे फ्लोर, और ऊपर से उस क्लास में बच्चे बैठे हुए, ठीक है। तो गर्मी की तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। हमको याद था कि हमारे मतलब शरीर में एक भी फुंसी नहीं हुई थी उस गर्मी तक। जब हम उस वहां से एग्जाम दे के निकले, ठीक है, तो हमारे शरीर का एक भी पार्ट ऐसा खाली नहीं था जहां गमौड़ी ना हो। मात्र 4 से 5 घंटा में पूरे शरीर में गमौड़ी हो गया था, पसीना के कारण और गर्मी के कारण। इतना भयंकर गर्मी था। लेकिन वो गर्मी हमको उस समय महसूस नहीं हुई थी जब हम पेपर दे रहे थे। जब तक पेपर हाथ में नहीं मिला था तब तक ऐसा लग रहा था कि अरे छोड़ के चल देते हैं, छोड़ो, कौन देगा एग्जाम। ऐसा हमको फील भी आया था कि इतना गर्मी में मर जाएगा आदमी एग्जाम देने के चक्कर में। लेकिन कैसे बर्दाश्त करके बैठे। जब पेपर हाथ में आया तो उसके बाद कैसे 2 घंटा चला गया पता ही नहीं चला, ठीक है। तो पढ़ के जाने का, ठीक है, और एग्जाम में आनंद लेने का यही जो है वो मजा होता है कि अगर आप सब कुछ ठीक ठाक से पढ़ के गए हैं तो बहुत बढ़िया फील होगा एग्जाम में। और ना पढ़ के गए हैं तो जाइए औंघा के आ जाइए। चलिए, उसके बाद हेस्टिंग्स के बारे में याद रखिएगा। 1813 से 23 तक इसका शासन काल रहा था हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स 2 गो है, एक है वारेन हेस्टिंग्स, एक है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जो दूसरा गवर्नर आया था बंगाल का। और ये है सीधे हेस्टिंग्स, जो ये 1813 से लेकर 1823 में है, ठीक है। इसी के समय में क्या किया गया था कि 1813 का एक अधिनियम लाया गया था जिसको चार्टर एक्ट कहते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट में क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकार कम कर दिए गए थे। वो 33 का था महोदय, वो 33 का था,
ठीक है। तो कुछ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार कम कर दिए गए थे। और भारत में क्या किया गया कि भारत में जितनी भी धार्मिक व्यवस्था थी उन धार्मिक व्यवस्था का स्टडी यहां से करना शुरू कर दिया गया। और यहीं से क्या किया गया कि भारत के क्षेत्र में ब्रिटेन से बने कुछ प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया गया भारत में, क्योंकि 1813 के समय में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। मतलब बहुत सारी फैक्ट्री लग गया था, इंडस्ट्री लग गया था, और उस इंडस्ट्री में नया नया प्रोडक्ट बन रहा था। वो प्रोडक्ट बिकेगा कहां? तो जहां बाजार होगा, और अंग्रेजों का बाजार कहां था? तो भारत था। तो ये लोग वहां से सामान बना के भारत में लाते थे, भारत में सामान बेचता था ये लोग। ठीक है, जैसे कि ये जो है ये हमारे यहाँ जैसे कि क्रीम उरीम का ले लीजिए, ठीक है, मेकअप सामग्री, ठीक है, क्रीम का, जैसे फेयर लवली का प्रचार आया, फेयर हैंडसम का प्रचार आया, फेयर हैंडसम भी कह रहे हैं आप लोग, ऐसा ना लगे कि मास्टर सिर्फ एक ही पक्ष को ले रहा। फेयर हैंडसम का प्रचार आया, ठीक है, मतलब इससे पहले जो है वो फेयर हैंडसम नहीं था, लोग क्रीम नहीं लगाया करते थे। ठीक है, अब यूरोप के लोग देखा कि क्रीम हम बना तो लिए लेकिन बेचे कैसे इसको, तो उन लोगों ने क्या किया कि किसी एक, ठीक है, एक्टर को पकड़ा, किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़ा और एक मंच लगाया और मंच पे चढ़ाया उसको, और वो मतलब फेयर हैंडसम फेयर लवली लगवाया उसको, और बोला कि जाओ कैमरे के सामने और बोलो मेरी खूबसूरती का राज। क्या? फेयर हैंडसम होता है ना ये। अब लोग आएगा देखेगा कि अरे इस एक्टर का, इस हीरो और हीरोइन के खूबसूरती का राज क्या है? फेयर हैंडसम और फेयर लवली। अब लोग धड़ल्ले उसको खरीदना शुरू कर देगा और दिन रात एकदम, हाँ। तो ये सब प्रोडक्ट जब यूरोप में बनने शुरू हुए तो उस समय, ठीक है, भारत के लोग ये सब यूज नहीं करता था, तो भारत के लोगों को ये बताने के लिए कि यूज करना है, क्या किया गया, तो यही कुछ पर्सनालिटी को जो फेमस है उसको पकड़ा गया और प्रचार प्रसार करवाया गया। भारत के लोग कोट पैंट नहीं पहनते थे, भारत के लोग कोट पैंट नहीं पहनते थे, ये लोग धोती कुर्ता पहनते थे। अब इनको कैसे बताया जाए कि धोती कुर्ता गलत है, कोट पैंट अच्छा है? क्योंकि इनको अगर कोट पैंट अच्छा बताया जाएगा तो कोट पैंट का सेलिंग भी ठीक ठाक होगा, और वो बनाता कौन है? तो ब्रिटेन बना रहा है, तो उनकी आमदनी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि गांव के किसी व्यक्ति को पकड़ा, उसको कोट पैंट पहनाया, किसी व्यक्ति को पकड़ा उसको धोती कुर्ता पहनाया, और दोनों को मंच पर खड़ा किया, और कोट वाला जो है वो धोती वाले को कस के गड़ियाया, खूब बेइज्जत किया, कह रहे मूर्ख आ गया, गंवार आ गया, मतलब ऐसे हर जगह मंच पे चढ़ा चढ़ा के बेइज्जत करना शुरू कर दिया धोती कुर्ता वाले को। अभी बेइज्जत वाले साल 2 साल चला, 10 साल चला, 20 साल चला, एक सर्टेन टाइम के बाद जो नया नया लड़का सब आया होगा, ठीक है, बाप दादा लोग तो झेल गए होंगे, क्योंकि उनको पता था कि धोती कुर्ता में वास्तविकता क्या है, ये कपड़ा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उन्हें पता था। लेकिन जो नया पीढ़ी आया होगा वो तो धोती कुर्ता भी देख रहा है और कोट पैंट भी देख रहा है, और देखने में कोट पैंट ज्यादा अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो नया जो पीढ़ी आया वो नया पीढ़ी कोट पैंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वहां से कोट पैंट चल रहा है, और आज देख लीजिए क्या धड़ल्ले से चल रहा है। हम लोग ये सब जो जींस पहनते हैं, ये सब जींस का ट्रेडिशन बाद में आया था। पता है ये जींस किसके लिए बना था? ये नहीं, खदान में काम करने वाले की नहीं, ठीक है, गरेरिये जो लोग होते थे, ठीक है, भेड़ बकरी भैंस चराने वाले लोग, ठीक है, वो लोग जंगल में जाया करते थे, तो लकड़ियों में लग के ना, कांटे में लग के वो नॉर्मल कपड़ा फट जाया करता था, तो उनके सॉल्यूशन के लिए एक मजबूत कपड़ा बनाया गया जिसको जींस कहते हैं। ठीक है, और आज हम लोग उसको कितना शौक से पहनते हैं। जींस पहनने का एक अपना अलग आनंद होता है, फैशन आज का चल रहा है। ठीक है, तो जब तक गरेड़िए के पीढ़ी रहे होंगे तब तक उनको वो चीजें मतलब सुविधा के हिसाब से लगी होगी। जब उस गरेड़िए के बाल बच्चे आए होंगे तो वो लोग क्या देखा होगा कि ये फैशन है यहाँ का जींस पहनना शुरू कर दिया होगा, और आज देख लीजिए कि ये पूरी दुनिया में जो है जींस का इतना डिमांड है। ठीक है, चलिए तो आइए इसके बारे में याद रखिए कि औद्योगिक नीति ठीक ठाक लागू किया था, जिसके कारण से भारत में ये एक बेहतरीन बाजार उत्पन्न कर पाया। साथ ही साथ इसने एक नीति लाया था, ये फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब क्या करता था ये कि साम्राज्य को बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फॉरवर्ड किया था ये, मतलब कि इधर का क्षेत्र जीत के कंपनी में मिला लिया, उधर का क्षेत्र जीत के कंपनी में मिला लिया गया। तो इसलिए कहा जाता है कि इसने फॉरवर्ड पॉलिसी लाया था, जिसके तहत साम्राज्य विस्तार किया था कंपनी का, बहुत सारा अलग अलग क्षेत्र ये जीत लिया था। ठीक, इसी के समय में 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज के तरफ से थे और नेपालियों के तरफ से कौन था? तो गोरखा। ठीक है, गोरखा के बारे में सुने होंगे आप लोग, बहुत ही मतलब कि ये वीर लोग होता है। सेना में देखिएगा कि सेना में भर्ती होने का एक मापदंड होता है कि हाइट 1.65 या 1.70 होनी चाहिए।
लेकिन वहां पर देखिए कुछ ऐसे भी सैनिक होता है जिसका हाइट 160 के आसपास होता है, फिर भी उस सेना में भर्ती रहता है। ठीक है, पहली बार जो है ये, जैसे जब हम 9th-10th में पढ़ रहे थे तो मेरा ख्वाहिश था कि हम आर्मी में जाए। पहली बार मेरी इच्छा जगी थी 9th-10th में जब थे तब कि हमको मिलिट्री में भर्ती होना है। लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि सिर्फ हमारी उम्र बढ़ी, हाइट नहीं। ठीक है, फिर बाद में पता क्या चला कि कम से कम इतनी हाइट चाहिए वहां जाने के लिए। ठीक है, छन से जो टूटे सपने सब खत्म। फिर उसके बाद अचानक जब मुजफ्फरपुर आए 12th करने, तो हम देखे क्या कि यहाँ पर बटालियन लोग जा रहा था, तो देखे क्या कि उसमें 2-3 ऐसे सिपाही थे जिनका हाइट मतलब कि एकदम हमसे भी थोड़ा सा कम था। तो कौन थे भाई ये लोग, जब भी जा सकते तो हम कहे नहीं जा सकते। फिर जब उसके बारे में रिसर्च किए तो पता चला कि उसमें एक अधिकारी था, ठीक है, मतलब बड़ा लेवल के एक ऑफिसर था, और दूसरा उसमें एक गोरखा सिपाही था। और गोरखा सिपाहियों की हाइट कम होती है, क्यों? क्योंकि गोरखा सिपाही जो है वो युद्ध कला के लिए बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखाओं से बढ़िया युद्ध कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है, जैसे कि अगर गोली लगने के बाद, ठीक है, किसी से पूछा जाए कि दर्द हो रहा है कि नहीं, अगर वो कहे कि दर्द नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा होगा। ठीक है, तो गोरखा सिपाही की इतनी ज्यादा मतलब प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि युद्ध कला में मतलब बचपने से वो लोग फेमस होते हैं। जैसे क्रिस मूवी देखे होंगे आप लोग, कैसे वो धाए धाए चढ़ जाता है वो पेड़ पे क्रिस, वैसे ही गोरखा लोग होते हैं। ठीक है, 5 मिनट में जो पूरा का पूरा पेड़ पे चढ़ के उतर जाएगा वो। ठीक है, कहां से कहां कूद जाएगा पता नहीं चलेगा। हम यहां से उतरने के लिए 2 मिनट सोचेंगे, ठीक है, वो 50 फीट ऊपर चढ़ के कूद जाएगा सीधे वो। तो उन लोगों को बचपन से ही वैसे ट्रेनिंग मिलती है, और वो सब अब उनके डीएनए में बस चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे होते हैं वो उसी हिसाब से जन्म लेते हैं। तो इन्हीं गोरखाओं से आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, किसके समय? हेस्टिंग्स के समय। क्लियर? चलिए, एक संधि याद रखिएगा, ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, सुगौली की संधि। ठीक है, कि सुगौली की संधि कब होती है? तो याद रखिएगा, सुगौली की संधि 1816 में होता है। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद यह संधि होती है, कौन सी? सुगौली की संधि। क्वेश्चन आता है कि सुगौली की संधि कब हुआ था, तो याद रखेंगे सुगौली की संधि कब। क्लियर? अब आइए, उसके बाद पिंडारियों के बारे में बताए थे आपको। क्या पिंडारी जो थे ये मराठों के सैनिक में ये सहयोग देते थे, बदले में लूट के धन का कुछ हिस्सा ये ले लेते थे। ठीक है, लेकिन जब हेस्टिंग्स आया तो इसने पिंडारियों को बदनाम किया, और बढ़िया से बदनाम करके उनको वहां से साइडे करवा दिया। ठीक है, तो पिंडारियों के दमन करने के रूप में याद रखिएगा किसका रोल था? हेस्टिंग्स का। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 तक। ठीक है, ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इसी के बाद जो है वो पेशवा जो थे, ठीक है, कौन? बाजीराव द्वितीय, उनको जो है वो कुछ पेंशन वगैरह देके कानपुर में बिठूर में भेज दिया जाता है कि आराम से आप वहीं रहिए अपने कुटिया में, बाहर मत निकलिएगा। तो उनका साम्राज्य सारा छीन के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हेस्टिंग्स के बारे में 2-4 बात आप यहां से याद रख लीजिएगा। अब आइए, इसके बाद एक बड़ा ही खूबसूरत सा व्यवस्था आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, जिसके बारे में हम कब से तारीफ किए जा रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है कि अभी तक हम जितना एग्जाम दिया है ना, सारे एग्जाम में हमको इस तीनों में से एगो डेफिनेटली मिला है। बिहार पुलिस दिए एग्जाम, वो भी एग्जाम हम दिए थे इस बार। ठीक है, उसमें भी पास हो गए थे, नहीं गए क्योंकि हमको जाना ही नहीं था। सामने बिहार पुलिस का एग्जाम था, बीपीएससी का एग्जाम था, इस पे कॉन्सेंट्रेट किए। तो बिहार पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया था। दरोगा का एग्जाम पिछला साल जो हुआ था, उस दरोगा के में भी ये क्वेश्चन आया था। 2023 में शायद दिसंबर के महीने में एग्जाम हुई थी, उसमें भी क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, बीपीएससी में उसमें भी क्वेश्चन आया था ये। तो ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है जहां से डेफिनेटली 1 नंबर आते हैं, यहां से डेफिनेटली 1 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसके बारे में? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम बात करेंगे। ये जो है ये इसमें याद रखेंगे, रैयत का मतलब क्या होता है? तो किसान होता है। पहले ही आपको बताए थे कि इसमें जमीन का मालिक कौन होगा? किसान होता है। ठीक है, रैयत शब्द का अर्थ ही किसान होता है, मतलब ही किसान होता है। ठीक है, ये जो है किसके दिमाग की उपज है? तो याद रखिएगा, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दिमाग की उपज थी ये क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब क्वेश्चन आता है कि पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू किया गया था? तो याद रखेगा कि 1792 में यह व्यवस्था पहली बार मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था।
ठीक है, मुनरो के द्वारा पहली बार ये जो चीजें है वो लागू किया गया था। ठीक है, मुनरो नहीं, रीड के द्वारा। ठीक है, रीड के द्वारा कब? तो 1792 में। कहा? तो मद्रास का एक जिला है बारामहल, इसी बारामहल वाले जिले में पहली बार ये लागू किया गया था। क्या? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर क्वेश्चन आए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहां लागू किया गया था, तो याद रखेंगे पहली बार मद्रास में। किसके द्वारा? तो कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद आगे याद रखेगा कि 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 1792 में किसी एक जगह पे लागू हुआ, 1820 आते आते ये पूरे के पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। ठीक है, और मद्रास का गवर्नर मुनरो को बना दिया गया। तो क्वेश्चन आया कि मुनरो कहां का गवर्नर था, तो याद रखिएगा मुनरो कहां का गवर्नर था? ये मद्रास का था। ठीक है, और इसी ने उस पूरे क्षेत्र में क्या किया था? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या? तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था में अंग्रेज, मतलब ये किसान जो है वो अपने उपज का एक निश्चित हिस्सा जो है वो अंग्रेज को टैक्स के रूप में देते थे। इसमें टैक्स देने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होता था, जैसे कोई गांव का मुखिया, कोई जमींदार, ऐसा नहीं होता था। जमीन के मालिक किसान होते थे, जो उगाते थे उसका एक निश्चित हिस्सा जाके वो किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे। जैसे हम आज इनकम टैक्स भरते हैं हम लोग, ठीक है, जिनकी भी सालाना इनकम ठीक ठाक है, लगभग 12 लाख प्लस है, अभी इस साल कर दिया गया है उनको, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स भरनी होती है। तो अगर वो कमा रहा है तो लोग स्वेच्छा से जाके भर देता है। जैसे मेरी मंथली इनकम अगर मान लीजिए 1 लाख प्लस हो गई, सालाना इनकम 12 लाख प्लस हो गया, ठीक है, तो हमें अपनी मर्जी से इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे, किसी दिन इंक्वायरी आएगी, निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से होता था कि किसानों के पास जमीन होती थी, जो उपजता था उसका एक निश्चित हिस्सा जाके वो अंग्रेजों को दे देना पड़ता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, 1825 के आसपास याद रखेगा कि पूरे के पूरे दक्कन क्षेत्र में इसको लागू कर दिया गया था। दक्कन क्षेत्र कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ठीक है, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, मद्रास वाला क्षेत्र हो गया, मतलब दक्षिण भारत की जो जो हिस्सा है वो सारा दक्कन क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो दक्कन के क्षेत्र में ये व्यवस्था 1825 तक लागू कर दी गई। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो है ये लगभग कितना प्रतिशत भाग पे ये लागू किया गया था, तो याद रखिएगा कि ये लगभग 51% भाग पे लागू किया गया था। कितना? भारत के संपूर्ण हिस्से में लगभग 51% भूभाग पे आपको ये देखने को मिलेगा। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे अधिक भूमि पर यही चल रहा था। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्लियर? चलिए अब आइए, इसके बाद एक व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अस्थाई व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त में हम क्या बात किए थे कि अस्थाई बंदोबस्त में जो था कि उसमें जमीन का मालिक जमींदार होता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम क्या बात किया कि इसमें जमीन का मालिक कौन होता है? किसान होता है। कौन होता है? किसान होता है। अस्थाई बंदोबस्त किसकी दिमाग की उपज थी? जॉन सोर की। जॉन सोर की अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था किसके दिमाग की उपज थी? जॉन सोर की। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके दिमाग की उपज थी? मुनरो और रीड की। ठीक है, मुनरो और रीड की। ठीक है, तो मुनरो और रीड के दिमाग की उपज थी क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसी प्रकार से महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसके दिमाग की उपज होगा? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो हॉल्ट मैकेंजी जो है ये, हॉल्ट मैकेंजी, इसके दिमाग की उपज थी। कौन? महालवाड़ी व्यवस्था। क्लियर? तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में याद रखिएगा कि हॉल्ट मैकेंजी जो है इसने ये महालवाड़ी व्यवस्था लाया था, जिसमें क्या होता था? तो महालवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है, जो गांव का मुखिया हुआ करता था, ठीक है, वही सारी व्यवस्था संभालता था। जैसे गांव में किसी एक व्यक्ति को चुन लिया गया और इसका काम है गांव के सभी लोगों से टैक्स वसूल के, कलेक्ट करके अंग्रेजों को देना। इसी को महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, और ये महालवाड़ी व्यवस्था जो है कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखेगा 1819 के, ठीक है, अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था सूत्रपात किया गया। ठीक है, 19 में लाया गया और 1822 में इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 1819 में लाया गया, लागू कब किया गया? 1822 में लागू कर दिया गया। ठीक है, कहां कहां लागू होता है? तो याद रखेंगे कहां? पंजाब में, यूपी में, एमपी में। ठीक है, कितना भूभाग पे लॉन्च हुआ था ये? तो ये 30%। ठीक है, तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में ये 2-4 बात आप याद रखिएगा। आइए इसका एक, ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट्स आपको हम दे रहे हैं। देखिए ये जो लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, ठीक है, रामबान समझिएगा इसको। ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर पक्का है यहां से, गारंटी के साथ।
हाँ 1 नंबर के लिए, अब 1 नंबर के लिए बोल इतना पढ़ने जाए क्या, थोड़ा सा होता है ना कि 1 नंबर के लिए इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर बहुत 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 मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है, मैटर नहीं बहुत मैटर। और सबसे बड़ी बात है कि ये आसान चीज है ये, ठीक है, जिसको मतलब पाने के लिए कम मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम में जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप देखिएगा क्या कि कटअप अगर 60% जा रहा है तो आपका मार्क्स जो है वो 55% से लेके 60% के बीच में आ रहा है। और यही 5% से बढ़ाने के लिए जो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, वो खतरनाक मेहनत होगा। 55% आप आराम से बढ़ा लीजिएगा, हर कोई बढ़ा लेता है, लेकिन 55 से अपने आप को 60 तक ले जाने में जो मेहनत लगेगा वही असली मेहनत होता है, और बड़ा मुश्किल मेहनत होता है, समझे। तो 1% की बात जो है वो बहुत बड़ी है। ये उससे पूछिए जो आधे नंबर से छठा होगा, ठीक है। तो ये बड़ा साधारण सी बात है ये। जैसे मेरा एयरफोर्स का रिजल्ट आया था, ठीक है, 2020 के आसपास जब लॉकडाउन लगी थी, पहले लॉकडाउन के बाद, ठीक है। तो उस समय जो रिजल्ट था उसमें 30 के आस 50 नंबर का एग्जाम होता है वो, ठीक है। उसमें 29 पॉइंट कुछ कटअप गया था, और मेरा जो है 0.75 कम आया था, 0.75 एयरफोर्स में मेरा कम मार्क्स आया था। तो हमसे पूछिए कि 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। अगर उतना हमको मिल गया रहता 1 नंबर तो आज हम एयरफोर्स में होते, ठीक है। और हमें आर्मी के बाद, मिलिट्री के बाद दूसरी सबसे पसंदीदा जॉब लगी थी एयरफोर्स की, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग होती है। आप देखिएगा एयरफोर्स को, वो मतलब हजारों के भीड़ में खड़ा हो फिर भी आपको पहचान में आ जाएगा कि या तो ये एयरफोर्स होगा या फिर नेवी होगा, ठीक है। उम्र खत्म हो गया। उसका एग्जाम जो है सर्टेन टाइम तक मिलता है, जैसे 17.5 से लेकर 20 के आसपास तक का, ठीक है, एज मिलता है। 18-19 ले तो इंटर ही कर रहे थे, इंटर करने के बाद 1-2 बार चांस मिला, निपट गए। चलिए आइए, तो यहां पर जो बता रहे इसको याद रखिएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको बताया किसके बारे में, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। हाँ देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये, अब जरा बताइए हमको कि अस्थाई बंदोबस्त जो है ये, अस्थाई बंदोबस्त किसके दिमाग की उपज थी? डुप्ले। अस्थाई बंदोबस्त जॉन सोर का, ठीक है, डुप्ले कह रहे हैं। सतुआ पी के आए हैं का? चलिए आगे, तो याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त जॉन सोर के दिमाग का उपज था ये, ठीक है। सोर है ये, ठीक है, ये सोर, ठीक। वो थोड़ा सा मेरा स्टाइल है, हिंदी भी हम कर्सिव में लिखते हैं। अब आइए, इसके बाद अस्थाई बंदोबस्त के बाद रैयतवारी व्यवस्था। क्या? रैयतवारी व्यवस्था। ये रैयतवारी व्यवस्था जो है ये किसके दिमाग की उपज था? ये मुनरो और रीड, ठीक है, मुनरो और रीड, ठीक है, इस 2 व्यक्ति के दिमाग को उपज था ये। और महालवाड़ी व्यवस्था की हम बात करें, कौन सा? हाँ, महालवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है, ये किसके दिमाग के उपज था? तो किसका? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। और यही पूछा हुआ था 2023 का दरोगा के एग्जाम में, ठीक है। मुनरो वाला पूछे हुआ था बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने कितने भूभाग पे सब लागू हुए थे। तो अभी जितना अब हम लोग पढ़े सब में आपको बताए होंगे। ये जो है 19% भूभाग पे, बहुत बढ़िया। ये कितने प्रतिशत भूभाग पे? 19%। और ये 51%। और ये बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। इतने भूभाग पे ये लागू हुआ था। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, अगर ये आपको याद है तो फिर आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन? जमींदार, ठीक है। और रैयतवारी में किसान, और महालवाड़ी में मुखिया। क्लियर है? चलिए, ये फोन झुका नहीं ना है नीचे ज्यादा, ठीक है। हम ही जा रहे हैं, झुक जाता है तो थोड़ा सा जगह बनेगा। लो गया।